Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, as you know, we are dealing with chapter number 12, that is geometrical optics, and today we are going to discuss MCQs of chapter number 12. Students, the first MCQ is, which of the following quantity is not changed during refraction of light? रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अगर डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, इट मीन्स कि उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स, इनमें से वो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन के दौरान, वो है फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट MCQ इज़, A converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance? एक कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और वो रियल इमेज क्रिएट कर रहा है 30 सेंटीमीटर का फ्रॉम द मिरर से। उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला की मदद से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, डेट इज़ 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस q की वैल्यू और फोकल लेंथ f की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन नहीं है। फोकल लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इजीली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इक्वेशन इस तरह बनेगी, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। और फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे f इज़ इक्वल टू r/2। इस फॉर्मूले की मदद से जब हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी तो उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, आपकी बुक में एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया गया है, जबकि हम लोग तो कन्वर्जिंग मिरर यूज़ कर रहे हैं और कन्वर्जिंग मिरर रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज के साथ कभी भी नेगेटिव साइन यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आया है, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट MCQ is, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image produced by the mirror is located. अगर एक ऑब्जेक्ट जो कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ी है तो उसका इमेज कहाँ प्रोड्यूस होगा? आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एट द फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, सामने फिगर देखें। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसका इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, जिस तरह लेंसेज में हमने ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा और इमेज 2f पर बन रहा था, सेम इसी तरह कॉन्केव मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। तो राइट ऑप्शन इज़ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ स्टूडेंट्स, an object is 14 cm in front of a convex mirror. The image is 5.8 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror? एक ऑब्जेक्ट जिसे कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पर 14 सेंटीमीटर पर रखा गया है, उसका इमेज 5.8 सेंटीमीटर है। जो बिहाइंड द मिरर बन रहा है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? स्टूडेंट्स, आपने मिरर फॉर्मूला की मदद से दोबारा से आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की वैल्यू पुट करने से, इमेज डिस्टेंस q की वैल्यू पुट करने से आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर यूज़ होने वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पर जो हम इमेज डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, इसलिए q की वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। और हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो ऑप्शन आएगी वो -9.9 सेंटीमीटर।
Students, MCQ number 5 is the index of refraction depends on. refractive index depend करता है focal length पर, speed of light पर, image distance पर या object distance पर. स्टूडेंट, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखें तो वो स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र था उसमें, ना कि फोकल लेंथ को डिस्कस किया था, ना ही इमेज डिस्टेंस को, ना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को. द करेक्ट ऑप्शन इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. नेक्स्ट MCQ number 6 is which type of image is formed by a concave lens on a screen. कॉन्केव लेंस से स्क्रीन पर कैसे इमेज बनेगी. कॉन्केव लेंस जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए जब भी कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनेगी वो अपराइट तो होगी यानी इरेक्ट तो होगी, लेकिन वो विजुअल भी होगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है. ये रेस को डाइवर्ज कर देता है और हमारे पास इमेज जो है वो बिहाइंड जाकर बनती है. बिहाइंड इमेज बनने की वजह से वो एक पॉइंट पर अपीयर हो रही होती हैं कि मीट कर रही हैं. सो एग्जैक्ट ऑप्शन इज़ अपराइट एंड विजुअल. MCQ number 7 is which type of image is produced by converging lens of human eye if its views are distant objects. ह्यूमन आई के कन्वर्जिंग लेंस से कैसे इमेज प्रोड्यूस होगी अगर वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखें. जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर है उनकी इमेज किस तरह की बनेगी, लाइक दैट सन, स्टार्स, मून. तो इनकी इमेज एक तो होगी रियल, दूसरा इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी. क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा है तो उनका साइज़ हमें बहुत स्मॉल लगेगा. इमेज का साइज़ जो बनेगा वो बहुत स्मॉल होगा, इसलिए द ऑप्शन बी इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. द क्वेश्चन अराइजेस, अगर वो इन्वर्टेड होती है तो हमें वो सीधी कैसे नज़र आती है. स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हमें इमेज इन्वर्टेड की बजाय इरेक्ट नज़र आती है. इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा से बनने वाला इमेज कैसा होता है. स्टूडेंट, जब हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कैमरा को भी डिस्कस किया था कि उसमें एक कन्वर्जिंग मिरर होता है और उसकी बैक पर एक फिल्म अटैच होती है जिसमें हमारे पास इमेज आकर रिकॉर्ड हो जाती है. तो एक कैमरा जो है उसमें इमेज हमारे पास रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड डिमिनिश्ड होती है. So the option E is correct, real, inverted and diminished. MCQ number 9 is if a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than critical angle, the ray will. अगर एक लाइट रे ग्लास पर इंसिडेंट होती है और उसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो रे होगी रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, पार्शली रिफ्रैक्ट एंड पार्शली रिफ्लेक्ट या डिफ्रैक्ट ओनली. स्टूडेंट्स, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो रे रिफ्रैक्ट नहीं करती बल्कि तमाम रे रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रिफ्लेक्ट ओनली. MCQ number 10 is the critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees. This means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be. अब हमें क्रिटिकल एंगल बताया गया है एक बीम ऑफ लाइट का जो पास कर रही है वाटर से एयर में और वो क्रिटिकल एंगल है 48.8 डिग्री. तो तमाम रेस जिनका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी, पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली ट्रांसमिटेड होंगी या टोटली ट्रांसमिटेड होंगी. स्टूडेंट्स, MCQ 9 की तरह तमाम रेस टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो रेस रिफ्लेक्ट होती हैं. I hope students you got it. Now solve all these MCQs on your textbook. If you have any query you can ask me. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much.